स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे विदेशियों का आगमन भारत में। पहले पुर्तगाली आए थे, डच। तो पुर्तगाली पे कल चर्चा हमने किया था। आज डच के बारे में समझेंगे, लेकिन पुर्तगाली से संबंधित कुछ उसमें छूट गया था, तो उसका मेंशन मैंने यहाँ पर किया है। तो 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये को प्रश्न है कि 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म का न्यायालय की स्थापना हुई थी। ईसाई धर्म ने, तो ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1560 ईस्वी में। 1542 पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा 1542 में ये ज्यूस संत जेवियर्स के साथ ही दोनों आए अकबर के दरबार में। ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न है कि कब हुई थी, किसने किया था। तो ये स्थापना हुई थी। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जो है पुर्तगाली को दिया जाता है। पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न आ जाएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो ऑप्शन हमको टिक करना है, लगाना है, गलत लगना है पुर्तगाली का। ठीक है। अब हम डच का देखते हैं। डच जो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, वे 1595 ईस्वी में भारत आए थे और कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला बेड़ा वो भारत पहुंचा था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन आया था सबसे पहले भारत? तो कार्नेलियस हाउटमैन आया था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, सभी कंपनी जो था नीदरलैंड का, सभी को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया था, एक कंपनी का संगठन, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और तभी से एक भारत में व्यापार करने के लिए, मसाला का व्यापार और वस्त्रों का व्यापार करने के लिए आए थे। वस्त्र का यहाँ सस्ता से ले जाके अपना विदेशों में ये व्यापार करते थे इस कंपनी के माध्यम से। उसके बाद ये 1605 में अपना ये पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। तो पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था डच ने। दूसरी पेत्तोपोली में, ये इम्पोर्टेंट है, पेत्तोपोली में स्थापित किया था। अब बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पीपली में स्थापित हुआ था 1627 में। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया जा सकता है कि डच ने बंगाल में किस जगह पे फैक्ट्री अपना स्थापित किया था और कब किया था? तो पीपली 1627 ईस्वी में। चिंसूरा के डच किले को क्या कहा जाता है? तो डच द्वारा एक किला चिंसूरा में बनाया गया था, नाम दिया गया था गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि चिंसूरा में कौन सा फोर्ट था? विलियम फोर्ट एक ऑप्शन दे देगा, फिर उसके बाद देगा गुस्तावुस फोर्ट। ठीक है। इस तरह से ऑप्शन बना देगा, तो फिर दे देगा, तो हम गुस्तावुस फोर्ट को ये गलत करेंगे। ठीक है। अब औरंगजेब ने 1664 में 3.5%, ये 3.5% डच कंपनी पे चुंगी लगाकर वो व्यापार करने का अधिकार बंगाल, उड़ीसा और बिहार में दे दिया कि आप वहाँ व्यापार कर सकते हैं, हमें अपने कुल कारोबार का जो प्रॉफिट होगा उसका 3.5% हमको चुंगी टैक्स के रूप में आप हमें पे करेंगे। ठीक है। ये डच फैक्ट्रियों के प्रमुख। अब जो डच था, जो कंपनी था, उसका जो हेड होता था, मुख्य, जैसे अभी कंपनी में CEO हुआ करते हैं, तो उसी तरह उस कंपनी का जो मुख्य होते थे उनको फैक्टर कहा जाता था, फैक्टर। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। डच के कंपनी के प्रमुखों को क्या कहा जाता है? फैक्टर। ये भी ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डच के कंपनी प्रमुख को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। डच कंपनी ने कासिम बाजार, अभी कासिम बाजार में डच फैक्ट्री कासिम बाजार में एक रेशम की चक्री का वो स्थापना किया था, जिसे रेशम बनाया जा सके, रेशम की धुनाई हो, रेशम बना के वो बाजार में अपना यहाँ से निर्यात कर सके। ठीक है। भारत से सर्वाधिक वस्त्र निर्यात, जो यहाँ से वस्त्रों का निर्यात जो होता था, तो सर्वाधिक आपका सर्वाधिक निर्यात कराने का श्रेय जो वस्त्रों का है वो डचों को ही दिया जाता है। ठीक है। डच भारत ये हो जाएगा। 1759 में अंग्रेजों से
बेडरा, जो बंगाल में है बेडरा, के युद्ध से पराजित हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि डच ने अंग्रेजों से कब पराजित हुआ, तो 1759, और ऑप्शन दिया जा सकता है, तो 1759 में ये पराजित हुआ। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल, तो डच का जो व्यापारिक पद्धति था सहकारिता, एक दूसरे को आपस में लेके ये पद्धति चलाता था। सहकारिता पद्धति के द्वारा ये सबसे मेल जोल कर, सब एक संगठन बनाकर लोगों को सहायता करके ये अपना कंपनी चलाता था भारत में। और ये इसको कहे सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित था। और डच कंपनी जो था वो सबसे ज़्यादा मतलब 18% का लाभांश अपने सहयोगी कंपनियों को देता था, ठीक है, अपने सहयोगी कंपनियों को देता था। तो बात करते हैं अंग्रेज। अब डच के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज से पहले डच आए, लेकिन जो कंपनी बनी थी वो पहले अंग्रेज की बनी थी। अंग्रेज की कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1599 ही बन गई थी, जबकि 1602 ईस्वी में आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया पहले जब, और इसका लंदन में गठन हुआ था। इसका नाम पहले था ये, बाद में उसके बाद ईस्ट इंडिया नाम किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार ये नाम चेंज किया गया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार मिला। अब ये जानते ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक निदेशक था, एक उप निदेशक था, 24 सदस्य थे, ठीक है। बाद में यह समिति जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल के रूप में जाना जाने लगा और सदस्य कम हो गए इसके। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद एलिजाबेथ की जब मृत्यु हुई थी, एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जेम्स प्रथम इंग्लैंड का सम्राट बना। जेम्स प्रथम इंग्लैंड का सम्राट बना, और 1609 जेम्स प्रथम इंग्लैंड का सम्राट बना। उस समय चार्टर्ड 1609 चार्टर्ड का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। उसे फिर अधिकार करने का, वो व्यापार करने का अधिकार वो प्राप्त कर लिया पूर्वी देशों में। ये 1609 ईस्वी चार्टर्ड कंपनी के जेम्स प्रथम से व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया।